ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो कि एक खतरनाक समुंदर के बीचों बीच कई महीनों तक फंसी रहती है। वहाँ ना ही उसके पास खाने के लिए खाना होता है और ना ही पीने के लिए पानी। बीच समुद्र में वो जिस जगह पे फंसी होती है वहाँ आसपास दूर दूर तक कोई भी दूसरी शिप का नामो निशान नहीं होता है। तो क्या ये लड़की इस सुनसान समुद्र से कभी बाहर भी निकल पाती है या फिर ये इसी समुद्र में फंसी रहती है, ये आप जान सकेंगे आज की इस मूवी में। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की को जो कि समुद्र के बीच एक शिप में बेहोश पड़ी होती है। जिस शिप में वो होती है उस शिप की हालत काफी ज्यादा खराब होती है और इसमें पानी भरा होता है। उस लड़की को जैसे ही होश आता है तो वो रिचर्ड रिचर्ड चिल्लाने लगती है। जैसे ही वो शिप से बाहर निकलती है तो कहानी का सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ, जहाँ उस लड़की की कुछ महीने पहले की कहानी दिखाई जाती है। जहाँ हम शिप में बैठी एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम टैमी होता है, जो कि कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में रहती है। टैमी को घूमना फिरना और समुद्र की सैर करना बहुत अच्छा लगता है और इसीलिए वो एक तहीती नाम के आइसलैंड में जाती है, जहाँ उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा प्रोफेशन क्या है, तुम क्या काम करती हो। तो टैमी कहती है कि मैं वही काम करती हूँ जो मुझे अगली जगह जाने के लिए पैसे दे दे। उस आइसलैंड पे वो शिप को साफ करने का काम पकड़ लेती है, जहाँ उसकी मुलाकात एक रिचर्ड नाम के लड़के से होती है और पहली नजर में ही वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अगले दिन वो फिर एक दूसरे से मिलते हैं। रिचर्ड टैमी को नाइट में डिनर के लिए इनवाइट करता है और टैमी इसके लिए मान भी जाती है। रात में वो लोग साथ में डिनर करते हैं। टैमी उससे पूछती है कि तुम्हें कैसा लगता है अकेले सेलिंग करना। रिचर्ड उससे कहता है कि बहुत ही बेकार। वो कहता है कि आप काले पड़ जाते हो, आपकी नींद पूरी नहीं होती, आपको समुद्र से चिढ़ हो जाती है और कुछ दिनों बाद आपको हेलुसिनेशन होने लगता है। दरअसल दोस्तों रिचर्ड एक नाविक होता है और ज्यादातर उसका समय समुद्र में ही बीतता है और समुद्र में रहकर उसे कैसा लगता है यही सब बातें वो टैमी के साथ शेयर करता है। टैमी रिचर्ड से कहती है कि जब तुम्हें काम करने में मजा नहीं आता तो तुम ये काम क्यों करते हो। रिचर्ड कहता है कि ये एक ऐसा एहसास है जिसे शायद मैं शब्दों से बयां नहीं कर सकता। अगले दिन वो दोनों घूमने के लिए निकल जाते हैं, जहां वो दोनों समुद्र की सैर करते हैं, दूसरे बीच पर जाते हैं और वो एक दूसरे के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। देखते ही देखते उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। अगले दिन वो मार्केट जाते हैं। वहाँ कुछ फल और सब्जियां खरीद कर वो आ ही रहे होते हैं कि तभी उनकी मुलाकात एक बिजनेसमैन और उसकी वाइफ से होती है। रिचर्ड उन्हें पहले से जानता था क्योंकि उन्होंने रिचर्ड से कई बार अपना काम करवाया था। वो दोनों रिचर्ड को कुछ काम करने के लिए कैलिफोर्निया के सैन डिएगो जाने के लिए कहते हैं। इस काम के लिए वो रिचर्ड को $10,000 और साथ में फर्स्ट क्लास रिटर्न टिकट का ऑफर भी देते हैं। ये ऑफर रिचर्ड के लिए काफी अच्छा था, इसीलिए रिचर्ड इस काम के लिए तैयार हो जाता है और वो उन दोनों से कहता है कि क्या मुझे 2 टिकट मिल सकते हैं। इसके लिए वो दोनों भी मान जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि टैमी काफी उदास मन से बैठी होती है। तो रिचर्ड उससे पूछता है कि क्या बात है, तुम उदास क्यों बैठी हो। तो टैमी उसे बताती है कि मैं अभी अपने घर जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। दरअसल दोस्तों जिस जगह रिचर्ड को जाने का ऑफर मिला था वही टैमी का घर होता है, इसीलिए वो उदास मन से बैठी होती है। रिचर्ड उसे सॉरी बोलता है और वहाँ जाने के लिए वो मना कर देता है। वो कहता है कि आधी दुनिया भटकने के बाद मुझे तुम मिली हो और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। लेकिन फिर टैमी वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो दोनों काम पूरा करने के लिए समुद्र के रास्ते निकल पड़ते हैं। वो दोनों शिप पर एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और बहुत सारी बातें भी करते हैं। रिचर्ड टैमी को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और टैमी को रिंग भी देता है। अब दोस्तों अगले दिन उस शिप पर एक पंछी आकर गिरता है। ये देखकर वो दोनों काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो किनारे से काफी दूर आ चुके थे। ये बात रिचर्ड को बड़ी अजीब लगती है और इसीलिए जब वो रेडियो को ऑन करता है तो उसे पता चलता है कि उसकी तरफ एक बहुत बड़ा तूफान आ रहा है और वो तूफान उनसे लगभग 1000 मील दूर है। इसलिए वो लोग अपनी दिशा बदल लेते हैं, यानी वो लोग नॉर्थ की तरफ मुड़ जाते हैं। अब वो तूफान इनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है और इससे बचने के लिए वो अपनी शिप को तैयार करने लगते हैं। अब वो लोग तूफान की चपेट में आ जाते हैं। वो लोग तूफान से बचने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन मानो ऐसा लग रहा था कि तूफान उनको अपने अंदर निगलना चाहता था। अब रिचर्ड को ये एहसास हो चुका था कि उनका बचना अब लगभग नामुमकिन है और वो इसीलिए टैमी को शिप के अंदर जाने के लिए कहता है और खुद वो शिप को संभालने लगता है। अब जैसे ही टैमी शिप के नीचे जाने लगती है वैसे ही उनकी शिप इस खतरनाक लहरों की वजह से पलट जाती है और वो शिप पानी में समा जाती है। अब अगले दिन हम वही सीन देखते हैं जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था कि इस शिप में एक लड़की बेहोश पड़ी होती है। शिप की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, शिप में पानी भरा होता है और वो जैसे ही होश में आती है रिचर्ड रिचर्ड चिल्लाने लगती है, लेकिन उसे कहीं भी रिचर्ड नहीं मिलता। वो बाहरी दुनिया से कम्युनिकेट करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन अब बाहरी दुनिया से उसका कनेक्शन पूरी तरह टूट चुका था। वो चीखती है, चिल्लाती है, मदद की गुहार लगाती है, लेकिन इस सब का उसे कोई फायदा नहीं होता। अब टैमी अपनी दूरबीन उठाकर चारों तरफ समुद्र में देखने लगती है तो उसको वहाँ रिचर्ड दिखाई पड़ता है। रिचर्ड को देखकर टैमी बड़ी खुश हो जाती है
अब उसको बचाने के लिए वो अपनी शिप को स्टार्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन शिप स्टार्ट नहीं होती और साथ ही अब शिप में धीरे धीरे पानी भरने लगता है। इसीलिए टेमी शिप की उस जगह को जहाँ से शिप में पानी भर रहा था उस जगह को वो अच्छी तरह रिपेयर करती है और शिप में जो पहले से पानी भरा था वो पंप और पाइप की मदद से बाहर निकालती है। अब धीरे धीरे उसकी शिप रिचर्ड के पास पहुंचने लगती है और जैसे ही टेमी रिचर्ड तक पहुंचती है वैसे ही वो अपनी शिप पर लगी पाल को हटा देती है, क्योंकि पाल यानी कि सेल की वजह से शिप हवा के सहारे तेजी से आगे बढ़ने लगती है। अब टेमी शिप में लगी रस्सी को अपने आप में बांधकर पानी में कूद जाती है। अब वो किसी तरह तैरकर रिचर्ड को बचा के शिप तक ले आती है। अब यहाँ हम देखते हैं कि रिचर्ड की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। वो काफी जख्मी होता है और उसके पेट की हड्डियां टूट चुकी होती हैं। अब उनको इस खौफनाक समुद्र में पूरे 2 दिन हो चुके थे। एक कैलकुलेशन से ये जान पाते हैं कि ये उत्तरी दिशा में बहुत दूर है। टेमी को ये अब एहसास होने लगता है कि अब उसका बचना लगभग नामुमकिन है, लेकिन रिचर्ड उसका हौसला बढ़ाता है कि हम यहाँ से जरूर निकलेंगे। अब जिस हवा के सहारे इनकी शिप धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है उसको देखकर यही लगता है कि सैन डिएगो पहुंचने में इन्हें कई महीनों का समय लग जाएगा और इसीलिए वो लोग हवाई जाने का फैसला करते हैं और रिचर्ड टेमी को शिप को बाईं तरफ मोड़ने के लिए कहता है। अब ऐसे ही समय बीतने लगता है और इनका खाना पानी खत्म होने लगता है। इसीलिए रिचर्ड टेमी को मछलियां मारने के लिए कहता है, क्योंकि उसका कहना था कि इतने खाने से हम हवाई नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन टेमी मछलियां पकड़ने से मना कर देती है, क्योंकि वो एक वेजिटेरियन लड़की थी, वो किसी को मारना नहीं चाहती थी। लेकिन बार बार रिचर्ड के द्वारा कहे जाने पे टेमी मछलियां पकड़ने के लिए समुद्र में कूद जाती है। वो मछलियां पकड़ने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो थक हार कर वापस आ जाती है। अब इनका खाना पानी भी खत्म हो जाता है और इनकी मुश्किलें अब और बढ़ना शुरू हो जाती हैं। लेकिन तभी वहाँ बारिश होने लगती है और वो लोग बहुत दिनों के बाद पानी पीते हैं। अब पूरे 29 दिनों के बाद रात के समय टेमी को एक कार्गो शिप दिखाई देती है, जिसे देखकर टेमी काफी खुश हो गई थी। उसे लगने लगता है कि अब वो लोग बच जाएंगे, लेकिन उसे कहाँ मालूम था कि किस्मत अभी उसका साथ नहीं दे रही है। टेमी उस कार्गो शिप को रोकने के लिए हर तरह की मुमकिन कोशिश करती है। वो इस जहाज को रोकने के लिए कई बार फ्लेयर गन को फायर करती है, लेकिन उस शिप की तरफ से कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं आता और देखते ही देखते वो कार्गो शिप टेमी की आंखों के सामने से ओझल हो जाता है। उसके जीने की जो आखिरी उम्मीद थी अब वो भी इनको ठुकरा कर चली गई थी। अब इनको यहाँ कई महीने गुजर चुके थे। इस दिन यहाँ लाल बादल छाए हुए थे, जिसका साफ साफ मतलब था कि फिर से एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला था। लेकिन इनकी खुद किस्मती थी कि ये तूफान नहीं आता है, बस ये लाल बादल होते हैं जो कि हट जाते हैं। अब फिर से एक और सुबह होती है और टेमी रिचर्ड से कहती है कि अब मैं तुम्हें जाने दूंगी रिचर्ड। अब आप जो इस कहानी का सबसे शॉकिंग पॉइंट सुनेंगे उसे जानकर आप यकीन नहीं करेंगे। दरअसल दोस्तों, पहले जब इनकी शिप तूफान की चपेट में आई थी तो उसमें टेमी तो बच गई थी, क्योंकि वो शिप के अंदर चली गई थी। लेकिन रिचर्ड की उस तूफान में ही मौत हो जाती है। और अभी तक आपने जो टेमी और रिचर्ड दोनों को साथ में देखा था वो टेमी का बस वहम था, वो टेमी का हेलुसिनेशन था। क्योंकि रिचर्ड के जाने के बाद टेमी के दिमाग पर इतना गहरा असर हुआ कि उसे लगने लगा कि रिचर्ड तो मेरे साथ ही है। लेकिन अब टेमी को भी एहसास हो चुका था कि रिचर्ड उसके साथ नहीं है। उसने सच्चाई को एक्सेप्ट कर लिया था। और यहाँ हमको पता चलता है कि टेमी और रिचर्ड ने जो जो इस शिप पर किया वो और कुछ नहीं, टेमी का हेलुसिनेशन था। अब हम देखते हैं कि टेमी पानी में कूदती है और मछलियां पकड़ कर लाती है और उसे खाती भी है। अब टेमी को इस समुद्र में कई महीने हो चुके थे और एक बार फिर से किस्मत उस पर मेहरबान हो जाती है। उस दिन उसकी शिप पर एक पंछी आकर गिरता है, जिसका साफ साफ मतलब था कि वो जमीन से काफी करीब है। जब वो अपनी दूरबीन उठाकर देखती है तो वो देखती है कि वो किसी शहर के बहुत ही करीब है और साथ ही उसको पास में एक जहाज दिखाई पड़ता है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। बहुत दिनों बाद उसने किसी शिप या जमीन को देखा था। वो फ्लेयर गन को 2 बार फायर करती है और शिप उसकी तरफ आने लगता है। वो लोग टेमी को खाने के लिए कुछ फल देते हैं और अपनी शिप से टेमी की शिप को बांध कर किनारे ले जाते हैं और इस तरह टेमी की जान बच जाती है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि टेमी रिचर्ड की बोट में दोबारा जाती है और उस बोट में वो अपनी रिचर्ड की तस्वीरें देखती है। रिचर्ड के साथ बिताए हुए कुछ पलों को याद करके वो रोने लगती है। टेमी समुद्र के किनारे जाती है और जो रिंग रिचर्ड ने उसको दी थी वो रिंग रिचर्ड को वापस कर देती है। और कहानी के अंत में हम रिचर्ड और टेमी की कुछ असली तस्वीरों को देखते हैं। ये कहानी टेमी की जिंदगी की सच्ची कहानी है, जिसने समुद्र में पूरे 41 दिन बिताए। इस मूवी का बजट था $35 मिलियन और बॉक्स ऑफिस पर इस मूवी ने कमाई की थी $59.9 मिलियन। उम्मीद है कि कहानी आपको पसंद आई होगी। मूवी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइए।